ओके, सो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो है टैंटलम कैपेसिटर। टैंटलम कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, येलो और ऑरेंज कलर का उसका पट्टा होता है। ऑरेंज आपका सिंपली पॉजिटिव है एंड ऑपोजिट साइड उसका नेगेटिव है। हम लोग ग्राउंड से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ लगाया और अभी अभी हमने ये कंपोनेंट चेक किया था, ये नेगेटिव है। अब कंपोनेंट ओके है, टेस्ट करना है तो ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, रीडिंग भी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट बिल्कुल वर्किंग है। करेक्ट, वर्किंग है। अब इसको निकालने के लिए आपको सोल्डर आयन का इस्तेमाल करना होता है। आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले एक दो बार में अगर आप निकाल रहे हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे बोर्ड पर तो ये टैंटलम कैपेसिटर देखो, इसके कलर्स और इसकी मार्किंग वगैरह बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है। बट वही अगर आप देखो यहाँ ऑपोजिट साइड में जो लगा हुआ है इस सिलेंड्रिकल के बाजू में, तो इसके ऊपर का मिट गया है, बिकॉज इसके पास की सिर्फ पावर आईसी को जब निकाल रहे थे वो आईसी निकालने में ही ये कैपेसिटर के ऊपर हीट हुआ है और उससे ये डार्क कलर का हो गया। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि ऊपर की जो मार्किंग है ना, ये ऊपर की मार्किंग दिखना बंद हो जाती है, और अगर मार्किंग नहीं दिखेगी तो फिर रिप्लेस किससे करना है पता चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम निकाल के लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट टाइम निकाल के आसानी से लगाया जा सकता है। बट बार बार अगर आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हो तो दिक्कत आती है इसको निकालने लगाने में। तो इसे कैसे निकालें, तो आप सोल्डर आयन का इस्तेमाल करो। कैपेसिटर को सिंपली साइड से दोनों होल्ड करना है। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ट्वीज़र चेंज करूँगा, स्ट्रेट ट्वीज़र लेना होगा, एंगल्ड वाला नहीं काम करेगा बिकॉज बाजू में आईसी लगी है, वो पकड़ने के लिए जगह नहीं दे रही है। और उसके बाद में सबसे पहले मुझे इसे हीट करके देखना है कि ये मेल्ट होता है क्या। तो सोल्डर मेल्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको हल्का सा लिफ्ट करना है, बहुत हल्का सा मैंने इसको लिफ्ट करके रखा है ऊपर और फिर छोड़ दिया है। अभी आप देख सकते हो बहुत हल्का सा जो है ये कैपेसिटर अपने पैड से लिफ्टेड है, एंगल पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का सा। आपने थोड़ी सी भी ताकत ज़्यादा लगाई, इसके लेग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तुरंत टूट जाएंगे। कि कैपेसिटर आपके पास आ जाएगा लेकिन लेग्स उसके टूट जाएंगे। इसके बाद में फिर सेम प्रोसेस ऑपोजिट साइड से करना है। अब ये काम करने के लिए मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ कि मैं बोर्ड को फ्लिप करूँ, ना कि अपने हाथों को, बिकॉज हाथ को आदत बैठ जाती है एक बारी कि जिस तरफ से काम करना है बेहतर होता है आप वैसे ही काम करें, मसल मेमोरी बन जाती है, उस वजह से कंफर्टेबल रह करके काम करना बेस्ट होता है। ओके, ये यहाँ से लिफ्ट हो गया। सेम अगेन एक बारी अपोजिट साइड से इसको पकड़ना है और ये पूरी तरह से अपने जगह से निकल गया। जितने बड़े साइज़ का होगा उतना ज़्यादा वक्त लेगा निकलने के लिए, और इसके पैड्स भी जो है उखड़े नहीं है पर थोड़े से मूव ज़रूर हो गए। ये जो पैड आप देख रहे हो ये थोड़ा सा पीछे सरक चुका है अपनी जगह से, पर डैमेज नहीं हुआ है कम से कम। ओके, तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बस आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलरली चलते हैं। जैसे कि ईसीएम रिपेयरिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, ईसीएम रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इसका जो हमारा कोर्स चलता है वो 1 महीने का हमारा कोर्स होता है। उसके लिए एडमिशन जो है वो हर महीने एडवांस में चलते हैं। आप लोगों को अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो तो अभी हमारे पास में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ डिस्काउंट के साथ यानी कि आप जो अपना पैसा बचा पाएंगे वो तो बचा ही पाएंगे, साथ ही के साथ इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग चलाते हैं। मतलब रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो उसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं यानी कि आपने ITI किया है, आपने 12th पास किया है, अगर आप ये सारे स्ट्रीम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग अलग कोर्सेज हैं और वो कोर्सेज के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए
और अपनी जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं। सेम प्रोसेस जैसे हमने अपने मेटल ऑक्साइड को चेक किया उसी तरह से, प्लस और माइनस आपका कहाँ लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा मेरा कैपेसिटर, कोई रीडिंग नहीं, कंटिन्यूटी भी नहीं, बहुत लो कैपेसिटेंस का है ये, इसलिए ना तो रीडिंग ना तो कंटिन्यूटी दे रहा है ये, तो कोई भी वैल्यूज़ वगैरह शो नहीं हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब मेरा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अब मुझे सिंपली इसे फ्लिप करके बोर्ड पर वापस लगा देना है। मैं चेक कर लेता हूँ ग्राउंड कौन सा साइड था। तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव साइड है। ओके, ये मेरा नेगेटिव साइड है। सो इसको घुमा करके लगाना है। अब सबसे पहले मैं अपने पैड को हीट करूँगा वापस लगाते वक्त। जैसा मैंने कहा, आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पहली बार इस कंपोनेंट को निकाल रहे हैं उसकी जगह से किसी भी बोर्ड में, पर अगर 1 से 2 बार निकल चुका है तो बेहतर है इसको सोल्डर आयरन से ही निकालना। एक साइड से लग गया, अब अपोजिट साइड से लगाना है। ओके, ये लग गया। यहाँ से इसको मजबूत करते हैं। आपकी कंपोनेंट की मजबूती चेक करनी है, अगर आपको कितना मजबूती से लगा तो बस देखिए पहले ही ऐसे वॉबल मूव होता है क्या। अब ये मूव नहीं हो रहा, अब इसको लिफ्ट करके देखिए कि अपने पैड्स छोड़ता है क्या। तो ये पैड्स भी नहीं छोड़ रहा है, ना ये आगे पीछे से नाच रहा है, वॉबल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रांगली अपनी जगह पर वापस लग गया है। तो आपका टैंटलम कैपेसिटर। अब आता है द फन पार्ट, हमारे सिलिंड्रिकल वाले। अब सिलिंड्रिकल वाले जो कैपेसिटर्स है, इनका एक सिंपल सा तरीका है निकालने का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा। अगर आपको चाहिए कि आपको पता है कि भाई इसका जो है ना कैपेसिटर लीक हो चुका है, जो आप सिंपली पता लगा सकते हैं, ये जो कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर इसके पास में जो है ना ब्लैकनेस ब्लैक हो गया होगा, कार्बन डिपॉजिट हो गया होगा, ये क्लियर मतलब है इसका कैपेसिटर जो है लीक हो चुका है। ब्लैकनेस आसपास अगर है तो इसके आसपास, या बोर्ड के पीछे साइड में अगर आप देखोगे तो पीछे इसके ठीक नीचे आपको जो होल्स मिलेंगे वो काले काले से हो गए होंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो कैपेसिटर है ये आपका बेसिकली लीक हो चुका है। अब ये कंडीशन में इसको निकालना बहुत आसान है। अगर वैसे कभी हो तो आप सिंपली इसको ट्विस्ट करो एंड ट्विस्ट करके निकाल दो। ओके, ट्विस्ट करके निकाल दो। ये आसानी से बोर्ड से जो है निकल जाते हैं। आपको पता है कि ये ख़राब हो चुके हैं तो इनको सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से खुद ही अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसके पैर नीचे ही रह जाते हैं बट कैपेसिटर बाहर आ जाता है। अब एक बार निकल गया है तो प्लास्टिक का फिक्र नहीं करेंगे, सोल्डर आयरन लेंगे और सिंपली दोनों साइड से लिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा हर तरफ से हीट करके। बट याद रखिएगा ये सिर्फ उस केस में जब आपको पता है कि कैपेसिटर ख़राब है। अच्छा कैपेसिटर निकालना है तो उसका तरीका हम देखेंगे अभी। ये निकल गया, प्लास्टिक निकल गई उसकी, और जो लेग यहाँ पे बचा हुआ है इस लेग को भी आराम से निकाल देना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने इसको सीधे सीधे उखाड़ दिया था बोर्ड से, यानी खींच करके निकाला था, ख़राब है उस हिसाब से।
बट मेरे पैड्स को नीचे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। आप सिंपल ये काम पकड़ से भी कर सकते हैं, एक प्लायर लेकर के प्लायर को पकड़ के इस पर, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो, पकड़ से भी काम हो जाएगा आसानी से। अब रिप्लेस करना है, जैसे समझिए यहाँ पर मुझे दूसरा लगाना है, तब कैसे निकालना है, बराबर। अब ये तो था कि हाँ भाई ख़राब है तो फिर खींच के निकाल दिए, अब ख़राब नहीं है या अच्छा वाला अब इस जगह पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में ठीक यही कैपेसिटर, ठीक है, 220 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। यहाँ पर मेरे पास में इस बोर्ड में 220 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर अवेलेबल है। मैं ये कैपेसिटर निकाल के इस जगह पर लगा दूंगा। तो अब इसको निकालने का प्रोसेस आप देख लीजिए, और इसी को निकाल के हम उस जगह पर अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने टैंटलम को निकाला ठीक उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे। अब ये काम के लिए ये स्ट्रेट ट्वीज़र नहीं प्रीफर करते, बेहतर होता है कि मैं एंगल ट्वीज़र यूज़ करूँ, जिससे कि ये कैपेसिटर में आपसे एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें एक स्लॉट है, यहाँ पर एक ना गैप है, ये दिख रहा है, ये एक गैप है नीचे साइड में, जिसके अंदर में मेरा ट्वीज़र जा कर के आसानी से होल्ड कर लेता है उसको। मैं इसको इस तरह से रखूँगा और यहाँ से इसको होल्ड करूँगा, ऑपोजिट साइड से इसके लेग को हीट करके बस हल्का सा इसको लिफ्ट करूँगा, बस थोड़ा सा, ये बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। देन इस साइड से हीट करके यहाँ से लिफ्ट करेंगे। अगेन ऑपोजिट साइड से थोड़ा सा, और ये अपनी जगह से बाहर आ गया, और इसके लेग्स भी डैमेज नहीं हुए हैं, प्रॉपर है। ओके, लेग्स भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं इसके। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ओके है, वर्किंग है या नहीं है। ओके, रीडिंग आई, चली गई। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स जो होते हैं इनकी स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूटी देते हैं एंड उसके बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। अगर ऐसा आपका बिहेव कर रहा है, इसका मतलब आपका कैपेसिटर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हम रिप्लेस कर देते हैं अपने बोर्ड पर, जहाँ से हमने दूसरा कैपेसिटर निकाला था। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके ग्राउंड का साइड कौन सा था, बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, ये मेरा नेगेटिव है, तो ये कैपेसिटर मेरा इस तरह से यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत की बात ये है कि मेरे पास जगह बहुत कम है काम करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट साइड में ही पावर मॉसफेट लगा हुआ है एंड पीछे साइड में 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रेफर्ड होगा अगर पतली पॉइंटी टिप अगर मेरे सोल्डर आयन पर है कि मैं उससे काम करूँ। अब ये इसको मैं मेल्ट कर लेता हूँ और अपनी जगह पर रखते हुए यहाँ पर सोल्डर आयन का मेरे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा, 430 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ टिप के मदद से भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैड है मेरा मेल्ट हो जाए, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पर रखने के लिए। यहाँ पे इसको प्लेस किया, ओके, ऑपोजिट साइड से भी हीट करके इसको प्लेस करना है। अब इसको मजबूती से लगाने के लिए, क्योंकि जगह भी कम है और मजबूती भी चाहिए, थोड़ा सा शोल्डर जो है साइड से फिल कर देंगे, जिससे कि अपनी जगह पर प्रॉपरली बैठ जाए। पॉजिटिव साइड बैठ गया, नेगेटिव साइड को फिक्स करना है। और ये मेरा कैपेसिटर बोर्ड पर लग गया।
काफ़ी बड़े साइज़ का है और नीचे की प्लेट इसकी पूरी तरह से नीचे नहीं बैठती, गैप रहता ही है, जिस वजह से ये हल्का सा ऐसा मूवमेंट देता रहेगा। ओके, तो ये था आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर निकाल के लगाने का तरीका सही तरह से। अब आते हैं हम लोग थ्रू होल सिलेंड्रिकल के ऊपर में, जो हमारा लास्ट टाइप है। फाइनल टाइप जो है हमारा, वो है हमारा थ्रू होल सिलेंड्रिकल। इसका भी तरीका सोल्डर आयन से ही है, आसान है, ब्लोअर से भी किया जा सकता है। ब्लोअर से इस तरह किया जाएगा कि ये यहाँ लगा हुआ है, इसके लेग्स ठीक पीछे निकले हुए हैं ये पॉइंट पे। इसको मैं हीट करके ब्लोअर से बस नीचे से खींच सकता हूँ, काम हो जाएगा। या मैं इसको डीसोल्डर वायर का इस्तेमाल करके डीसोल्डर करके इसकी टांगों को फिर नीचे साइड से निकाल सकता हूँ, ये खुद से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके लेग्स हमेशा जो है ना टेढ़े होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इनके लेग्स को स्ट्रेट कर देना हीट करके। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब मैं डीसोल्डर करूँगा तो ये लेग जब टेढ़ा रहेगा तो उधर पे ये फंसा के रखेगा, सोल्डर निकलने नहीं देगा। और जब मैं इसको सीधा करके फिर डीसोल्डर करूँगा, निकालूंगा, तो वो आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो अब काम फटाफट करने के लिए, थोड़ा फास्ट काम करने के लिए और आसानी से निकलने के लिए थोड़ा सा सोल्डर इसमें ऐड किया, डीसोल्डर वायर लिया। अब याद रखना, डीसोल्डर वायर ऐसे फैलना नहीं चाहिए, जो फैला हुआ एंड है ये किसी काम का नहीं है। इस डीसोल्डर वायर जो है वो फ्लैट होना चाहिए, टाइट रहना चाहिए बिल्कुल। इसको इस पर रखा, बस हीट किए, एब्जॉर्ब होने देना है। ये एक लेग फ्री हो गया, दूसरे लेग पे भी रखेंगे, सेम काम करेंगे, एब्जॉर्ब होने देंगे। ये डीसोल्डर हो चुका है दोनों। और अब बॉटम से निकाल लेते हैं। एक टांग फंसी हुई है इसकी, देखिए निकल रहा है, एक टांग फ्री है, एक टांग फंसी हुई है, ये टांग फंसी हुई है। देखते हैं कहाँ से फंसी है। यस, तो ये फंसी हुई है, ये देखिए ये फ्री है, ये नहीं फंस रही कहीं भी, ये फ्री है, ये फंसी हुई है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्डर ऐड करेंगे एंड वंस अगेन इसको डीसोल्डर करके क्लीन कर देंगे। देखो कैपेसिटर खुद से ही नीचे गिर गया होल्स के पास, तो ये अपने आप ही नीचे आ गया, होल्स फ्री हो गए और ये बाहर आ गया। कितना आसान तरीका है इनको निकालने का, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम आसानी से निकल जाते हैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। कोई कंटिन्यूटी नहीं, कैपेसिटर ओके है। कैपेसिटर का स्टोरेज भी कम होने की वजह से देखिए रीडिंग आती है, चली जाती है, बीप हल्की सी आई, चली गई। इसका मतलब मेरा कैपेसिटर वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस लगा देता हूँ। ओके, देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि कैपेसिटर को निकालना तभी है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसे निकालने की। यानी वो ख़राब है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ख़राब है, सिर्फ तभी इन्हें निकालना होता है अपनी जगह से बाहर, वरना अननेसेसरीली हम इनको बाहर नहीं निकालते। इसके लेग्स को मैंने अंदर लगा दिया, कैपेसिटर को अच्छी तरीके से इसके लेग्स के पास में क्लीनिंग कर लेते हैं। ओके, ये हो गया है क्लीन। थोड़ा ड्राई करेंगे, थिनर को इवेपोरेट होने देंगे, ताकि तुरंत गर्म कर दूंगा तो डैमेज हो सकता है, आपके कैपेसिटर के लेग्स ब्रिटल हो सकते हैं। नाउ सिर्फ सोल्डर थोड़ा सा फिल करना है, और वापस से इसके लेग्स को मैं बेंड भी कर दूंगा ताकि ये जैसा था वैसे ही रहे। यहाँ से नहीं,
ओके, अब ये अपनी जगह पर वापस लग गया। फाइनल क्लीनिंग एक बार करेंगे लगने के बाद। और ये हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी वापस अपनी जगह लग गया। तो टोटल में हमने क्या देखा, एसएमडी सिलेंड्रिकल, थ्रू होल सिलेंड्रिकल और आपका टैंटलम, ये तीन को आप सोल्डर आयन से निकालते हो। मेटल ऑक्साइड और सिरेमिक, ये दो कैपेसिटर जो होते हैं ये आपके ब्लोअर से निकल भी जाते हैं, आराम से लग भी जाते हैं। और रिप्लेसिंग का जो प्रोसेस है ये हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल में देखा है। तो अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देखें और अगर आपने थियोरेटिकल नहीं देखा हो तो आप वहाँ देख लीजिए, आपको उसका रिकमेंडेशन मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उस पर चले जाइए, आपको वहाँ से वो वीडियो मिलेगा, आप उसको देख लेना। देख करके समझ लीजिएगा कि ये जो है रिप्लेस कब और कैसे किए जाते हैं, कौन से कैपेसिटर को कहाँ लगाया जा सकता है, जिससे कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ में ये टॉपिक में इतना ही था। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने का आप सभी का। आप अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको फ़ायदा पहुंचा हो, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये ऐसे ही वीडियोस जो हम डालते रहते हैं रेगुलरली ये आप तक पहुंचते रहे और इससे आपको फ़ायदा भी होता रहे। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके जो टेक्नीशियंस हैं, साथ में भाई जो आपके काम करते हैं, आप जिनको जानते हैं, उन तक भी इसका फ़ायदा पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको भी इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।